रमा जी अपने बेटे और बहू से अलग अपने पति के साथ उनके गांव में ही रहती थी। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे सभी गांव को छोड़कर शहर में जा बसे थे। परिवार में कुल मिलाकर 2 ही जन रह गए थे, एक रमा जी और दूसरे उनके पति रामदास जी। रामदास जी की गांव में ही खेती थी, जिसके बलबूते पर उन्होंने अपने बच्चों को काबिल बनाया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि वह अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी दे सके। रामदास जी एक किसान थे और अपने समय पर उन्होंने बहुत खेती की थी, किंतु उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत थी कम हो रही थी, जबकि खेतों में काम करने के लिए इंसान के शरीर में थोड़ी बहुत ताकत तो होनी ही चाहिए। किंतु रामदास जी ने अपने खेतों को सालाना रूप से जुताई हेतु गांव के ही किसी अन्य किसान को दे रखा था, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। वो अपना और अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखते। दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज करवा चौथ का दिन था और रमा जी ने रामदास जी से कहा, आज गांव की सारी औरतें नई नई साड़ियां पहनेंगी और एक हम हैं जो आज भी पुरानी साड़ी पहनेंगे। उन्होंने लंबी आह भरते हुए कहा। रामदास जी ने कहा, अरे भगवान, कैसी बातें करती हो, बस इतनी सी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। रामदास जी तभी गांव के ही पास में एक बाजार से नई साड़ी लेकर आए, जिसे देख उमा जी बहुत खुश हुई। दोनों ही बहुत प्रसन्न थे, किंतु कुछ दिनों बाद ही रामदास जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रमा जी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया। आखिर उनके पति के अलावा उनका था ही कौन। कहने को एक बेटा दीपू ही था, जिसे अभी तक अपने बाप के अंतिम क्रियाक्रम में आने की भी फुर्सत नहीं थी। शाम तक उसका इंतजार किया गया। फिर जैसे ही रामदास जी को अंतिम क्रिया के लिए शमशान ले गए, तभी वो दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और वहां पहुंचते ही उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी। आकर बोला, माँ, ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। बड़ी मुश्किल अभी 2 ही दिन हुए थे कि दीपू से झूठ बोलकर उस दिन आ पाया। अब जो होना था वो तो बदला नहीं जा सकता, और फिर काम भी तो ज़रूरी है। रमा जी चुपचाप बैठी रहीं। उन्होंने ना तो उसे जाने को कहा और ना ही अपने को कहा। वो तो बदहवास सी हालत में बैठी हुई थी। गांव वालों के जोर देने पर वो वहीं रुक गया। 8 दिन बाद वो गांव से अपने पिता की 13वीं करने के बाद वो वहां से निकलने लगा। दीपू से उसके ग्राम प्रधान ने कहा, बेटा, अब तुम्हारे अलावा इसका है ही कौन। तुम भी यहाँ से इसे इस हाल में छोड़कर जा रहे हो। अरे तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। वहाँ कम से कम बहू मीना के सहारे समय काट लिया करेंगी। यहाँ अकेले रहेंगी तो घर भी काटने को आएगा। तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने क्या खोया है। तुम्हारे पिता इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। तुम्हारी माँ को इस समय सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। वो वहाँ कुछ कहता उससे पहले प्रधान बोल उठे, यदि तुम्हें इससे समस्या है और तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते तो ये सब भी मैं देख लूँगा, किंतु फिर तुम्हें तुम्हारे पिता की ज़मीन से हाथ भी नहीं लगाने दूँगा। प्रधान की बात सुनकर वो घबरा गया। फिर अपनी माँ को साथ लेकर चल पड़ा। रमा जी पहले ही बहुत बड़ी मानसिक तनाव से गुजर रही थी, लेकिन उनके बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी माँ को अपने साथ लेकर भी न जाना चाहते थे। यदि सरपंच ने इतना जोर न दिया होता, वो इतने मतलबी और लालची इंसान थे, जिसकी चाय में भी मक्खी गिरकर मर जाए तो भी उस चाय को फेंकेंगे नहीं, बल्कि मक्खी को निकालकर चाय को पी लें। वो अपनी माँ को अपने घर में कैसे रखता। कुछ ही दिन में वो अपनी माँ से उल्टा बोलने लगा, किंतु उसकी माँ काफ़ी हद तक ठीक थी, या यूँ कहो कि वो एक औरत का दुख समझती थी, क्योंकि वो खुद भी एक औरत थी। तो वो जानती थी कि यदि किसी औरत का सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी। ऊपर से तब
जब वो इंसान आपका इकलौता सहारा हो, क्योंकि अपने पति के बर्ताव से वो भली भांति परिचित थी कि वो कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो भी उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। रमा जी को बेटे के पास आए हुए 1 महीना हो चुका था, जिसके कारण दीपू ने देखा कि उसके महीने का खर्चा बढ़ गया है। वो बिल लेकर चिल्लाता हुआ आया, मीना मीना, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? घर में एसी लगवा दी है क्या जो इतना बिल आया है? ऊपर से घर का राशन कितना खाने लगे हो यार, इतना खर्चा हुआ है, पूरे 1000 रुपये का खर्चा बढ़ गया है। मीना आज चुप ना रह सकी और बोली, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है या नहीं? इतने कंजूस इंसान हो, गांव से माँ आई है और अगर ऐसे में 1000 का खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? अरे इतने बड़े शहर में एक इंसान का 1000 खर्च हो ना कोई बड़ी बात नहीं, और फिर 1000 रुपये तो सब खर्च हुए। जब तुम माँ को गांव से ये लेकर आए थे तो कुछ पैसे किराए में भी तो खर्च हुए होंगे, और फिर वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और तुम हो कि अपने खर्चों का ध्यान रख रहे हो। रमा जी ये सारी बातें सुन चुकी थी। वो पहले से ही मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उनके बेटे की ऐसी बातों का उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा था, और फिर बढ़ते खर्चों को लेकर मीना से झगड़ा करना दीपू के लिए बिल्कुल आम बात हो गई थी, जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ था। रमा जी की मानसिक स्थिति और ख़राब हो गई और वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। मीना अपनी सास का पूरा ध्यान रखती, लेकिन दीपू को तो अपने पैसों की पड़ी थी। एक दिन वह रमा जी को दवाई दिलाकर घर पहुंचा तो दवाइयाँ मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, मीना मीना कहाँ हो तुम? माँ को और अपने पास नहीं रख सकता, मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ, पर कहाँ और किसके पास वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे किसी चीज़ की हद होती है। तुम्हें पता है माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं? इतने में तो हमारे पूरे महीने का खर्चा निकल जाता है। इस तरह से तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। इससे अच्छा है मैं इन्हें कहीं किसी सड़क पर छोड़ दूँ। इस पर मीना चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जाने कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो तुम्हारी माँ है और तुम उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझे? तुम पहली बार मीना ने अपने पति से इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी, जिसका उसे बहुत अफसोस था, लेकिन दीपू उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। अब भी वो अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कैसे क्या करे, क्योंकि उसे इतना तो समझ आ ही चुका था कि मीना के होते हुए वो जानबूझकर या मीना को बताकर तो अपनी माँ को कहीं नहीं छोड़ सकता। वो अब सही समय का इंतज़ार करने लगा और वो अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए गया, और वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिला जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ के दिल में बीमारी के कारण उन्हें उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा था, किंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर नहीं मिल रहा था और उनके पास कुछ ही दिन का समय था, जिसके लिए वो आदमी लाखों रुपए देने को तैयार था, ताकि कोई उसकी माँ को दिल को देने को तैयार हो। जैसे ही ये बात दीपू को पता चली तो उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया आइडिया आया। उसने उस आदमी से कहा कि उसके पास एक डोनर है, लेकिन वो एक ही शर्त पर उस डोनर के बारे में बताएगा। उस आदमी ने कहा कि वो हर शर्त मानने को तैयार है, बस किसी तरह से कोई उसकी माँ को बचा ले। दीपू ने उस आदमी से अपनी माँ के बारे में बात की थी और वो आदमी भी अपनी माँ के बचाने के लिए हर बात मानने को तैयार था। और फिर जब खुद का बेटा ही ऐसा हो तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद रखनी। रमा जी को तो वैसे भी होश नहीं था। दीपू अपनी माँ को हॉस्पिटल में ही छोड़कर चला गया और इस आदमी को बता कर गया कि यही वो औरत है जो कुछ दिनों की मेहमान है, और वैसे भी इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और कुछ ही दिनों में मरने वाली है। और डॉक्टर्स जो भी चेकअप करना चाहते हो वो कर लें, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि हम ऐसे ही किसी का भी दिल निकालकर इनके हार्ट की जगह नहीं लगा सकते। इसके लिए कुछ चेकअप करने होते हैं,
जब सारी रिपोर्ट्स देख ली जाएगी फिर ही पता चलेगा कि वो सही डोनर है भी या नहीं। बस इसलिए वो अपनी माँ को वहीं छोड़कर चला गया। और वो जैसे ही घर पहुँचा तो मीना उससे अपनी सास के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो पहले तो चुप रहा। फिर जब मीना ने कई बार पूछा तो उसने कहा, माँ को जब मैं दवाई दिलाकर आ रहा था तो माँ मुझसे हाथ छुड़ाकर भाग गई। मैं उनके पीछे गया लेकिन रास्ते में एक गाड़ी आ गई और माँ पता नहीं कहाँ चली गई। मीना को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। वो बोली, कमाल है, तुमसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारी माँ, जिनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, वो भाग गई और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो। दीपू बोला, और तो मैं क्या करता, 24 घंटे से पहले तो पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करते, फिर ऐसे में मैं क्या करता, बताओ तुम ही। मीना चुप हो गई, पर यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो 24 घंटे बीतने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई दीपू जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हुआ और निकल गया और हॉस्पिटल में जाकर उस व्यक्ति से, वो डॉक्टर से बात की। और जब डॉक्टर्स ने बताया कि रमा जी उस अमीर व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट डोनर हैं, तो दीपू की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसकी आंखों में पैसा तैरने लगा और वो उस अमीर व्यक्ति से बोला, देखो भाई, ये मेरी माँ है और मैं कुछ लाख के लिए अपनी माँ की जान दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को कोई इतनी कीमत कैसे आंक सकता है, थोड़ा तो सोचना चाहिए। तो वो आदमी बोला, 50 लाख दिए। दीपू को और लालच आ गया और वो बोला, बस 50 लाख? मेरी माँ के जिस दिल में मेरे लिए इतना सारा प्यार होगा उसे मैं मात्र 50 लाख में बेच दूँ? वो आदमी फिर बोला, 1 करोड़। दीपू को लगा कि इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए वो लालच बस बोला, आप अपनी माँ के लिए बस 1 करोड़ दे सकते हैं। तो वो आदमी बोला, तुम खुद बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? तो दीपू बोला, ज़्यादा नहीं, बस 10 करोड़ रुपए। इतने रुपए मुझे दे दो, फिर चाहे तो करना मेरी माँ का हाथ निकालना, पैर निकालना या फिर आंखें, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगा। उधर जब मीना उठी तो वो सोचने लगी कि आज दीपू इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गया, जबकि रोज़ तो वह उस वक्त तक सोया रहता था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो तुरंत ही अपनी सास की फ़ोटो लिए पुलिस स्टेशन चली गई और वहां जाकर उसने उन्हें सारी बात बता दी। कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने ये सारी बात सुनी उसने मीना से बात की और पूछा कि सास दवाई लेने के लिए कब निकली थी। तो वो वक्त नोटिस किया तो इस हिसाब से 24 घंटे हो चुके थे। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वो पुलिस को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकली, जहां से उसकी सास यानी कि रमा जी की दवाई आती थी। उधर दीपू सोच रहा था कि एक बार सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा, मीना को भी कोई ना कोई झूठ बोल दूँगा। फिर रमा जी कल से ही नशे में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दिया गया था ताकि वे ज़्यादा शोर ना मचाएं। और जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी हॉस्पिटल में मीना कुछ पुलिस वालों के साथ आई। फिर वहां गई जहां उसकी सास की दवाई मिलती थी, लेकिन वहां तो कोई नहीं था और डॉक्टर भी छुट्टी पर था। तो उसने वहीं पर बैठी हुई नर्स से डॉक्टर के बारे में पूछा तो पता चला कि डॉक्टर तो कई दिन से छुट्टी पर हैं। मीना ने अपनी सास का फ़ोटो दिखाकर उससे पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, ये कल यहाँ आई थी, इनके साथ एक आदमी भी था। फिर वह कुछ देर तक रुका और दूसरे डॉक्टर से मिलने चला गया। उसके बाद का मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर मैं चली गई थी। मेरी जगह जो दिन में आई होगी शायद उन्हें पता हो। मीना ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उससे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। काउंटर पर पता चला कि डॉक्टर किसी का हार्ट सर्जरी करने गए हैं। मीना तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ी और उसने वहां पहुंचकर देखा कि बाहर एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था। मीना ने जैसे ही उस आदमी को फ़ोटो दिखाई वो आदमी चौंक गया और ऑपरेशन रूम की ओर देखने लगा। ये आदमी बीमार औरत का छोटा बेटा था जिसे दिल की
ज़रूरत थी। मीना को समझते देर नहीं लगी और मीना दौड़ती हुई गई और उसने जाकर ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। पीछे से पुलिस भी आ गई। अंदर जहां ऑपरेशन चल रहा था वहां जाकर देखा तो रमा जी का दिल निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वो तो बेचारी बेहोश पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके साथ आज क्या होने वाला था कि तभी कंधे पर बैग लटकाए दीपू बाहर से आ रहा था, जिसके साथ में वो अमीर आदमी भी था जिसकी माँ को दिल की ज़रूरत थी। दीपू ने जैसे ही वहाँ मीना को पुलिस के साथ देखा वहाँ से भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। साथ में उसे भी लेकर गए जिसने दीपू को इतने पैसे देकर दिल खरीदा था। थाने ले जाकर जब दीपू की कुटाई हुई तो उसने सब सच बता दिया कि कैसे उस नीच इंसान ने पैसे की खातिर अपनी माँ का सौदा कर दिया, जिसके बयान से वो अमीर व्यक्ति रिहा हो गया क्योंकि दीपू ने उससे झूठ कहा था कि मेरी माँ मरने वाली है। उधर मीना ने अपनी सास को उस जगह से बाहर निकाला। वो उन्हें पानी के कुछ छींटे मारकर होश में लाई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जैसे ही रमा जी को होश आया मीना उन्हें गले लगाकर रोने लगी। रमा जी अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना तो समझ रही थी कि मीना दुखी है। वो उसे चुप करती हुई बोली, चुप हो जाओ बेटी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। मीना भी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ माँ, अब सब ठीक होगा। और वो अपनी सास को लेकर चली गई। दोनों सास बहू सुख से घर में रहने लगी और धीरे धीरे शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण रमा जी के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। अब धीरे धीरे ये ठीक होने लगी थी। मीना ने घर पर ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का खर्च निकल सके, क्योंकि वो अपनी सास को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर देखते देखते रमा जी बिल्कुल ठीक हो गई और दोनों सुखी सुखी रहने लगे। पैसे कम थे लेकिन सुकून इतना था जितना आज तक उस घर में कभी नहीं रहा होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अपने रिश्ते, अपने परिवार, अपने अपनों से बढ़कर कभी पैसा नहीं हो सकता है। पैसा तो आज नहीं है, कल आ जाएगा, लेकिन एक बार कोई अपना चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इस कहानी में दो बेटे मिले, एक ऐसा जिसने माँ के लिए पैसे के बारे में एक बार नहीं सोचा और एक वो जिसने पैसे के आगे माँ के बारे में एक बार नहीं सोचा। आप कौन सा बेटा बनना चाहते हैं, ये आप चुनें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।